हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेक्टर पढ़ रहे थे। उसके हम इसके पहले वाले लेक्चर में क्वेश्चंस किए थे। आज हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कर लिए थे ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कर लिए। आज हम देखेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रायड्स, ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर या बेस वेक्टर क्या होता है। ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर या इसी को बेस वेक्टर भी बोला जाता है। बेस वेक्टर का मतलब ये ऐसे वेक्टर हैं इन्हीं की मदद से हम क्या करते हैं और सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज सर? ये ऑर्थोगोनल का मतलब जहां पे भी ऑर्थोगोनल समझ में आ जाए, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते हैं, ऑर्थोगोनल लाइंस होती हैं। इस ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं उनको सारे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। समझ में? ऑर्थोगोनल ट्रायड्स का मतलब ट्रायड मतलब होता है तीन, तो तीन ऐसे वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और यूनिट वेक्टर का मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। सिंपल सी बात है। तो बस इसको ऐसे देख लो, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये रहा ओरिजिन। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जिससे आई से डिनोट करते हैं एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जिस वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसको जे से, ठीक। और जेड एक्सिस के लॉन्ग के यूनिट वेक्टर। और ये तीनों वेक्टर तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन तीनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? 1। हाँ, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है? यूनिट वेक्टर। इनका तीनों का मैग्नीट्यूड ये समझ लो कि आई वेक्टर को, आई यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर है तो डायरेक्शन दिखाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तीनों का। तो ये समझ लो कि आई जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और जे जो है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और के जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। और आई जे वेक्टर, आई वेक्टर, जे और के, आई जे के, ये तीनों को ही कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल ट्रायड। ट्रायड मतलब तीन का ग्रुप ऑफ थ्री वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तीनों का मतलब ये जेड एक्सिस ऐसे है तो परपेंडिकुलर है ना, तो इन्हीं को ही ऑर्थोगोनल ट्रायड बोला जाता है। सर उसके ऊपर कैप क्यों लगाए हैं? कैप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैप से ही। मैग्नीट्यूड को करता है यूनिट के? नहीं, यूनिट वेक्टर जब भी होता है तो उसको कैप से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर नहीं निकाला था? नहीं निकाले थे। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो ये कैप से ही रिप्रेजेंट किया जाता है ना। अब देखो ये आ गया। अब हम देखेंगे तो ये तो ये कैसा कोऑर्डिनेट है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब हम किसी वेक्टर को इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कोई ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है ना। हाँ स्पेस है तीन, अभी दो का दिखाते हैं। तो अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर देखेंगे। रेक्टेंगुलर ये तो सर क्यों होना चाहिए? 3 एक्सिस में है कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मतलब किसी कोई वेक्टर दिया है उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल का मतलब दो एक्सिस, ये जेड में क्या दो और क्या इसी में बता दे रहे हैं, ठीक। तो केवल एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये है। ऑर्थोगोनल दूसरा क्या ऑर्थोगोनल मतलब वेक्टर्स होते हैं जब कई वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, उन सब को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोला जाता है। ये रेक्टेंगुलर बता रहे हैं। अब ये रेक्टेंगुलर का मतलब कि ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ना, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हम प्लेन लेते हैं, एक्स एक्सिस केवल वाई एक्सिस ये होता है, तो उसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब अगर कोई वेक्टर हमको दिया है उसका हमको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर और वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर। देखो वो क्या होगा। मान लेते हैं एक वेक्टर ओ ए यहाँ है, क्या है? ओ ए वेक्टर, और इसको रिप्रेजेंट किया गया वेक्टर ए से, मान लेते हैं ये, या यहाँ पी मान लो, ये पी मान लेते हैं। हाँ, पोजीशन वेक्टर ये कहना चाहते हैं। इसी पोजीशन वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कोई भी वेक्टर हो सकता है। वैसे तो हर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा ना, हर वेक्टर का अपना पोजीशन वेक्टर होता है कहीं न कहीं से।
अब देखो, तो ये जो वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट होंगे, क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस में भी है और y एक्सिस में भी है, तो इसका इधर कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट और y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट हमको निकालना है। कल दिखाया था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वही हल करना है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखो, मान लेते ये वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है किससे? x एक्सिस से। x एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है, तो अब इसको अगर ऐसे हम खींच दे परपेंडिकुलर, ये m हो गया और ये n हो गया। अब ये बताओ, इसमें यदि हम लगाएं, इसमें हम फॉर्मूला लगाएं cos थीटा और sin थीटा का, इस वाले ट्राइंगल में, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होगा? OM अपॉन हाइपोटेनियस क्या है? OP। तो OM जो आएगा वो आएगा OP cos थीटा, ठीक? तो ये OM आ जाएगा, OP की वैल्यू क्या है? OP का अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो मॉड A है, मॉड A, सीधा सीधा A cos थीटा ले सकते हैं, ठीक? मॉड A का मतलब केवल मैग्नीट्यूड, वेक्टर अभी नहीं लिखा हूं। अच्छा, ये OM आ गया, ऐसे ही OM की लेंथ, OM की लेंथ, हाँ, A cos थीटा, A cos थीटा। ऐसे ही अगर इसमें sin थीटा लगा दे तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा PM अपॉन OP, और फिर से OP का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो PM की वैल्यू आ जाएगी OP sin थीटा, और OP की वैल्यू A sin थीटा, मैग्नीट्यूड लिया हूं। तो इसका मतलब PM आ गया A sin थीटा, A sin थीटा। इसका मतलब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए। अच्छा, x एक्सिस के अलॉन्ग ये वेक्टर है, ये देखो, ये x एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर है, इसलिए इसको AX कर देते हैं। हाँ, रहेगा ही, क्योंकि ये OP है ना। अब देखो, क्योंकि ये x एक्सिस, इसका कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए हम इसको AX मान लेते हैं। क्या? AX। और ये y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसलिए इसको AY मान लेते हैं। अब बताओ, बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अगर हम वेक्टर A को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? AX, और इसका AX, और ये x एक्सिस को कौन दिखाता है? I दिखाता है, तो इसको हम लिख देंगे AXI। आई मतलब डायरेक्शन मिल गया, यूनिट वेक्टर, और ये तो मैग्नीट्यूड है, और प्लस AY, और y एक्सिस में कौन दिखाता है? J, AYJ। तो ये हो गया इसके कंपोनेंट्स। समझ में आया? या तो अब AY और AX की वैल्यू अगर लिखोगे तो वेक्टर A इज इक्वल टू हो जाएगा AX की वैल्यू क्या है? A cos थीटा, A cos थीटा I, और प्लस A sin थीटा J। बात समझ में आई? ये आ गया, ये हो गया, ठीक? इसी को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अगर सिंपल, अब देखो कैसे समझना, याद नहीं करना है, याद नहीं करना। अगर वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर जितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, अगर जिधर एंगल बना रहा है उसको इधर ऐसे मोड़ देते हो तो जो कंपोनेंट देगा वो कॉस होगा, और बाकी परपेंडिकुलर वाला साइन। ध्यान रखना, बस ऐसे ही सीधा। अगर कोई भी वेक्टर ऐसे दिया है, सिंपली ये थीटा बना है, ये एक्स वेक्टर दिया है या आर वेक्टर दिया है, अगर मैं कहूँ कि इसको रिजॉल्व करो, इनके कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक परपेंडिकुलर आएगा, तो देखो जो एंगल इससे एंगल बना रहा है ना, ये ऐसे एंगल बना रहा है, इसको घुमा दो इधर की तरफ हॉरिजॉन्टल में, तो जी एंगल की तरफ वाला जो वेक्टर होगा वो कॉस होगा। क्या होगा? कॉस, और बाकी दूसरा साइन वाला कंपोनेंट। बस यही करना है, समझ में? सर उसमें ट्रायंगोमेट्री में भी एंगल के सामने वाला साइन है। हाँ, वहां पे भी यही होता है, लेकिन उसी से तो ये आया है ना। लेकिन याद करने वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन ये, तो कुल मिला के कहीं भी, क्योंकि ये तो अभी तो सिंपल दिख रहा है कि ये इस वाला कंपोनेंट, लेकिन कभी कहीं इस तरह का वेक्टर ऐसे बन जाता है तो आपको रिजॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब भी देखो, थीटा का जो डायरेक्शन है ऐसे मिल सकता है, ये देखो ऐसे मिल सकता है, ये मिला, और मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ, ये थीटा दिया हुआ। अगर आपको रिजॉल्व करना है ऐसे, इनके कंपोनेंट के अलॉन्ग रिजॉल्व करना है, अब बताओ ये पूरा यहाँ से यहाँ थीटा है, ये कितना बचा? 180 माइनस थीटा। अब इसके अलॉन्ग करोगे तो अगर ये वेक्टर x है, इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? x cos 180 माइनस थीटा। अरे भाई, ये एंगल 180 माइनस थीटा बना रहा है, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? x साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x साइन 180 माइनस थीटा। बात समझ में आए? समझिए, जिधर की तरफ एंगल है, जो एंगल है अगर उधर की तरफ लेते हो वो कंपोनेंट, तो वो कॉस के टर्म में आएगा। बस इतना बात याद रखना है, समझ में आए? चलो, तो ये आ गया। ये इसको ऐसे करोगे, जिधर की तरफ एंगल है उसको कॉस कंपोनेंट और बाकी परपेंडिकुलर वाला साइन आएगा।
तो ये आ गया ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किस में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर्स हैं उसके अलोंग आ गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ये आ गया। अब हम देखेंगे, अब देखो तो अब देखेंगे, अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहें, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो सिंपल इसका अगर मैग्नीट्यूड आएगा तो मॉड में अंडर रूट में ax² प्लस ay², ठीक है। तो ये कुछ नहीं करना था, इसमें सिंपल निकालना था, ये था। अच्छा ये आ गया। अच्छा इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे ना तो ए ही आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर दोनों कॉमन इसमें है। अरे एक्स की वैल्यू ए cos थीटा रखोगे, इसकी साइन थीटा रखोगे तो ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दो ए स्क्वायर दोनों में कॉमन करोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आता है ना, और ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो वो कॉमन का अंडर रूट का ये आ गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब आते हैं, अगर तीनों कंपोनेंट के अलावा इनको रिजॉल्व करना हो, कोई वेक्टर दिया है ये तो अभी केवल हाँ 3D में मतलब केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा रिजॉल्व किया इस वेक्टर ए को, लेकिन अगर यही वेक्टर दिया हो लेकिन उसको तीनों कंपोनेंट में लिखना होगा तो कैसे करेंगे, बात समझ में आया? देखते हैं। तो उसमें कुछ नहीं ज्यादा करना है, उसको जेड एक्सिस भी आप इधर ले लो, ठीक, ये जेड एक्सिस। अब ये ए एक्स हुआ, ये ए वाई हुआ, तो इसके अलोंग कौन होगा, ए जेड होगा। लेकिन अभी दिक्कत इसमें इस बात की है कि ये तो एंगल इसको तो मान लो इधर रिजॉल्व कर दिए, इसको इधर रिजॉल्व कर दिए, लेकिन अभी इसमें दिक्कत ये है, अभी इसको कौन सा एंगल बनाएगा, रुको थीटा हटा रहे हैं, अभी बता हमें नया फिगर बनाए, हाँ देखो तो इधर इसका जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट का मतलब ए एक्स ए वाई ए जेड। अब यहाँ पे जो एंगल मान रहे हैं एक्स एक्सिस से वो अल्फा एंगल बना रहा है। अब ये एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये कहीं स्पेस में है, ये पॉइंट कहीं स्पेस में है। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जो पॉइंट है इधर कहीं है। मतलब अब एक्स एक्सिस से अगर अल्फा बना रहा है तो वाई एक्सिस से हम बीटा मान लेते हैं और जेड एक्सिस से गामा मान लेते हैं, ठीक, ये एंगल बना रहा है। अब ये पॉइंट भी स्पेस में है ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखो, ठीक है। अब देखो अब तो यहाँ पे तीनों के साथ एंगल बना रहा है, अब यहाँ तीनों के साथ एंगल बना रहा है, तो तीनों के साथ एंगल बना रहा है तो देखो अगर इसके एंगल के लॉन्ग करोगे तो कॉस लेगा, कौन सा, अगर इस वेक्टर ए को एक्स एक्सिस के लॉन्ग करोगे तो कॉस अल्फा लेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग करोगे तो कॉस बीटा लेगा, जेड एक्सिस के लॉन्ग करोगे तो कॉस गामा लेगा, क्योंकि उसी एंगल के बताया। अभी एंगल के लॉन्ग करोगे तो कॉस आता है ना। अब यहाँ साइन नहीं आया, साइन कब आता था जब परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब केवल थीटा एक दिया रहता था तब, लेकिन यहाँ पे तो सब एक्सिस के साथ ये वेक्टर जो है कुछ न कुछ एंगल नहीं, यहाँ 90 है, लेकिन ये सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों के साथ एंगल बना रखा है, इसलिए जब हम सब तीनों के साथ एंगल दिया तो कॉस के टर्म में सीधा सीधा ले लेंगे। इसका मतलब यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो एक्स एक्सिस के अलावा इस वेक्टर ए का कंपोनेंट आएगा ए एक्स, और क्या होगा ए कॉस अल्फा, क्या होगा सॉरी गामा लिख दिया, ए कॉस अल्फा, और वाई एक्सिस के अलावा जो वेक्टर आएगा वो ए वाई होगा इधर की तरफ, और ये क्या होगा ए कॉस बीटा। देख अरे इसमें 90 वाले में साइन होगा ना, नहीं यार ये बीटा बनाया है वाई एक्सिस से ना, वाई एक्सिस से बनाया है तो ये वो देखो जिस एक्सिस के लॉन्ग जिससे एंगल बनाता है वो कॉस होता है, तो वहां पे अभी इसके पिछले वाले में ये केवल दो कंपोनेंट लिया था, तो हमको इसके लॉन्ग करने में हमको केवल साइन और कॉस के टर्म में तो फार्मूला लगा के निकाल दिए, लेकिन इसके लॉन्ग निकालने में नहीं दिक्कत आएगी, इसलिए हम क्या किए तीनों एक्सिस से ये एंगल बना दिया वेक्टर, ऐसे स्पेस में है। अरे ये वेक्टर जेड एक्सिस ऐसे है ना, तो ये स्पेस में कोई पॉइंट है तो वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, कुछ वाई एक्सिस से एंगल बना रहा होगा, कुछ जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है, तो वही मैंने मान लिया कि एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा बना रहा है। तो सर क्या ये जो ओपी है अभी भी वो है कि नहीं हाइपोटेनस? नहीं, अब ये मतलब कि अब ये स्पेस में है, तुम इसको प्लेन में मत देखो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्लेन में है, बता रहा हूं ना ऐसे बीच में है,
इस तरह से। तो इसको इधर रिजॉल्व करोगे तो ये cos अल्फा ले देगा, क्योंकि अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। और वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करोगे ए cos बीटा ले लेगा, क्योंकि बीटा एंगल बना रहा है, और इधर गामा लेगा। तो ये आ जाएगा इधर की तरफ ए जेड, और ये क्या बनेगा ए cos गामा। बात समझ में आया? अब हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? तो वेक्टर ए को लिख सकते हैं ए एक्स आई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ए एक्स है, ए वाई जे, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे वेक्टर, और ए जेड के, जेड एक्सिस के लॉन्ग के है। वेयर ए एक्स इज इक्वल टू ए cos अल्फा और ए वाई इज इक्वल टू ए cos बीटा और ए जेड इज इक्वल टू ए cos गामा। ये आ गया, समझ में आया? ये इस वेक्टर का कंपोनेंट आ गया। अच्छा, अगर इनका मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड में अंडर रूट ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सीधा सीधा क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड, ये सीधा सीधा इसका मैग्नीट्यूड आ गया। बात समझ में? केवल अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। अच्छा, इसकी मदद से जब हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे तो यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा, देखो इसका स्क्वायर तीनों का करो, इसका तीनों का स्क्वायर करोगे, इसमें रखो दोनों तरफ, चलो इस फॉर्मूले के दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, तो आएगा ए स्क्वायर, और यहाँ आएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, यही ना, और ए स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा और प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। ठीक, तीनों में ए स्क्वायर कॉमन कर ले और ए स्क्वायर से इधर कैंसिल आउट कर दे, तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बस यही लिखना था। ये तो अभी आप पहले बताए थे जब ट्रिपलेट ट्रायड वाला बताए थे, ए वन ही होगा इसका वो हमेशा ना। हाँ, अभी ये बताया था। अरे वो यूनिट वेक्टर था आई जे के। हां, तो यूनिट ही तो आया ना, 1 आया मैग्नीट्यूड। अरे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, इसकी वैल्यू 1 है। अच्छा, अरे इसकी वैल्यू 1 है, वेक्टर का थोड़ी ना। तो ये cos ए मैग्नीट्यूड ही तो है जो है मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू थोड़ी ना 1 आया है, ये तो कट के डिवाइड होके 1 आया है। तो ये यूनिट वेक्टर जरूरी नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। बस यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, किसी भी वेक्टर में लग के ये उसका डायरेक्शन बताएगा, बस ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक, लिखिए इसको, लिखो आगे, देखिए क्वेश्चन है और क्या। देखो लिख लीजिए, अब देखो क्या कहूँगा। हाँ ठीक है, अब हाँ ये हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अच्छा, एक चीज और उसमें नोट कर लो, जो थीटा वहां पे इसके पहले वाले में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट माने थे थीटा, उसकी थीटा की वैल्यू अगर निकालना हो और हमको वेक्टर उसके कंपोनेंट्स पता हो, क्या उसके कंपोनेंट्स पता हो, ये वाला छूट गया था, ये ऐसे यही नहीं लिखा था कि a इज इक्वल टू ए एक्स आई और प्लस ए वाई जे, और ये थीटा एंगल दिखाया था वहां पे फिगर में। तो अगर tan थीटा निकालना होगा ना, तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, इतना डिवाइडेड बाई ये, तो ये आ जाएगा ए वाई अपान ए एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ए वाई अपान ए एक्स। तो ये वाला टर्म लिख लो क्या मतलब, इसी से तो वो आया साइन थीटा कॉस थीटा माने है ना, तो इसी से आया था, ये छूट गया था, ये हो गया। अब आते हैं इस पे। अच्छा, कोई पोजीशन वेक्टर दिया हो, उसका सिंपल है, पोजीशन में लिखे इसको, अब देखो कोई पोजीशन वेक्टर दिया है किसी, अब वैसे ही है पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये मान लेते हैं पॉइंट पी है, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर दिया हुआ है, और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसको रिजॉल्व करोगे तो किधर, अब डायरेक्ट बोलो क्या लिखेंगे इधर, वो लिखेंगे cos आर कॉस थीटा, है ना, और इस डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, आर साइन
हो गया। और इसी को क्या बोलेंगे, यक्स एक्सिस के लॉन्ग यक्स डिस्टेंस है, और इसको y मान लेंगे। अब बताओ वेक्टर r को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर r इज इक्वल टू लिख सकते हैं यक्स आई और प्लस वाई जे, यक्स आई प्लस वाई जे, यही ना है। हाँ। और यक्स इज इक्वल टू क्या है, आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या है, आर साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा, आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आ? तो आर की पहले बताए थे। हाँ, ये पोजीशन नहीं वहां पे वेक्टर के फॉर्म में लिया था, लेकिन अगर कोई भी अब पोजीशन वेक्टर देगा, ये भी तो अच्छा इसमें वहां वेक्टर दिया था, कोऑर्डिनेट। हाँ कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मान सकते हो। अगर इसको कोऑर्डिनेट अभी आगे इससे पढ़ोगे तो ये अगर पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिखाना चाहोगे तो ये कोऑर्डिनेट भी है। और एक्स की वैल्यू आर का थीटा, वाई की पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो ना। पोलर फॉर्म में ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया था कोऑर्डिनेट को, वेक्टर आर को आर का थीटा इंटू प्लस आर साइन थीटा जे करके, आई जे वाला इस तरह से पोलर में भी दिखाया था। ठीक, चलते हैं हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। ठीक है, लिखे क्वेश्चन करें, हाँ करिए। हटा दो ऊपर से, ऊपर से है। देखो क्वेश्चन देखो फर्स्ट, फाइंड द वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इफ इट हैज इनिशियल पॉइंट ए एंड फाइनल पॉइंट बी दिया हुआ है। तो सिंपल, ये सबसे सिंपल फार्मूला है, सिंपल क्वेश्चन है, वो मैं भी पहले दिखा। तो कोई एग्जांपल फर्स्ट है, इसमें ए बी वेक्टर पूछा है, क्या पूछा है, ए बी वेक्टर, और जिसमें इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, ए जो दिया हुआ है पॉइंट वो दे रखा है 1 2 -1, मतलब ए पॉइंट दिया है 1 2 -1, ठीक है। और जो बी पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है 3 2 2 3 2 2, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ ए और बी पॉइंट है। ये मान लेते हैं ए और बी दो पॉइंट्स हैं, समझे। ये ए और बी दो पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट हैं, ए बी वेक्टर बताना है। एक्स वाई जेड में होगा ना। हाँ, तो ये कैसे करोगे, ए बी वेक्टर निकालना है, कर लोगे। तो वो वाला था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाला था क्या, देखो तो ये तीनों कोऑर्डिनेट में होगा। ये अगर इनका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखो तो ओ ए वेक्टर से लिखते हैं। तो ये क्या लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग, देखो ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये जेड। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या दिखा देंगे, आई से, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2j, क्योंकि उसको उधर की तरफ मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स है, और इधर माइनस के, ये आ गया ओ ए वेक्टर आ गया। नहीं समझ में आया? नहीं ये ओए कैसे यार, अभी एक पोजीशन वेक्टर बताया, पी पॉइंट है, तो अभी एक्स और वाई बताया कि नहीं बताया? हाँ बताया। एक्स कंपोनेंट है तो ये इधर एक्स होता है और इधर वाई होता है, एक्स इज इक्वल टू आर का थीटा। या अगर जो ये जो वेक्टर है या पी पॉइंट है, ओ पी वेक्टर लिखोगे तो इधर लिखोगे एक्स आई, अरे जो इधर कोऑर्डिनेट है एक्स आई और प्लस वाई जे, यही ना। अब 3 वेक्टर है तो तीनों के लिए जेड भी जोड़ दो के, ठीक है, वही किया। अब ऐसे ओवी कंपोनेंट लिखोगे, ओवी क्या कहा है, ये जो दिया ये कोऑर्डिनेट है ना, हाँ कोऑर्डिनेट है, लेकिन पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट है तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? सर जेड वाली लाइन खींचिए तभी किस में खींचे, अरे इसमें मैं समझा रहा हूँ, जेड का अलग से खींचने से क्या हो जाएगा, लो अलग से खींचने से क्या हो जाएगा, लो एक्स वाई जेड तीनों आ गया, ये एक्स वाई जेड। अब यहाँ ओपी जो आ जाएगा प्लस जेड के भी आ जाएगा। हाँ ये अब समझे, अब आ गया ना। अब देखो तो ये आ जाएगा। अब इसको लिए लिखो 3i, एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखो 3 यूनिट है, वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 यूनिट है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग भी 2 यूनिट है। ये तो आ गया पोजीशन वेक्टर, क्या आया, पोजीशन वेक्टर। अब याद करो, पोजीशन वेक्टर में हमने प्रूव कराया था कि ए बी वेक्टर जो है, इसको अगर निकालना है, जब हम दोनों का पोजीशन वेक्टर पता हो तो लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर ओ वी वेक्टर में
ओ ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बताओ ये प्रूफ कराया था कि नहीं कराया? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो, उसमें कराया था। तो ये आ जाएगा, आप सीधा सीधा इसको लिख दो, ओ बी वेक्टर ये है, ओ ए वेक्टर ये है, और 3i प्लस 2j और प्लस 2k, ठीक, ये आ गया ओ बी ये, और माइनस ओ ए लिखो, i 2j और माइनस k, ठीक, ये आ गया ओ ए वेक्टर। बात समझ में? इसमें भी डाल दीजिए ए बी सी। किसमें? कहाँ पे? लाइन में कौन सा ए बी है वो भी। वो भी, अरे ये कोई कहीं भी हो सकता है ना। हाँ। क्योंकि आई जे के अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जब तीनों डायमेंशन का लेंगे, जैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट टू डायमेंशन में लेते हैं तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? 4। ऐसे ही अगर तीनों डायमेंशन के लेंगे तो 8 क्वाड्रेंट बनेंगे। तो इस 8 में ये कहीं और है, ये कहीं और है, समझे? लिखने दिखाने को देख लो। चलो, तो दिक्कत हो रही है, देखो रुको मैं दिखाई देता हूँ। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये अब देखो, ये देखो 1 2 -1 मतलब एक्स और वाई पॉजिटिव, जेड निगेटिव। तो एक्स और वाई पॉजिटिव और जेड का निगेटिव किधर है? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि जेड ऐसे ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ है, वो बनाना मुश्किल है। वो कहाँ बनाओ? तो मान लेते हैं एक्स वाई पॉजिटिव है, और तो ये निगेटिव अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ कैसे बनेगा? इधर कहीं बनेगा। हाँ, वहीं पे। ए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, एक्स वाई और अंदर की तरफ, तो ये आएगा 1 2 -1, और क्योंकि ये तीनों पॉजिटिव है तो तीनों पॉजिटिव तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये बी वाला है, 3 2 2, इस तरह से ये वेक्टर निकालना है। और इनका भी पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ओ ए आ गया, और ये ओ बी आ गया, और फार्मूला लगाओगे ओ ए प्लस ओ बी वाला, तो ये मिल जाएगा हमको। ये समझ में आया? अब चलो, तो इसमें क्या करते हैं? कंपोनेंट का कंपोनेंट्स के साथ जोड़ते और घटाते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3i माइनस आई कितना आएगा? 2i, 2j माइनस 2j 0, कुछ नहीं बचेगा, 2k माइनस माइनस प्लस 3k हो गया। ये आया क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या कहो या वेक्टर ए बी। अब इसका क्या रहा? मैग्नीट्यूड बताओ। क्या बताओ? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा बताओ? वो अंडर रूट में जो भी है 2 का स्क्वायर, पर जे नहीं है 0 का स्क्वायर कर दो, के 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, √13। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया √13। ठीक, सिंपल था, कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। ये इसके पैरेलल, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन समझ में आया? हटाएं, कहाँ तक लिखे? आखिरी लाइन इधर हटा रहे बीच ऊपर से, ठीक। अब देखो एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 ये है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। ए दिया हुआ है 1 4 -2, वेक्टर ए दिया हुआ है i 4j -2k, और वेक्टर बी दिया हुआ है 3 -5 1, 3 -5j और 1k, 3 -5k। अच्छा, ये इसमें पूछा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसके पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताना है। मतलब कि जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके पैरेलल का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कुल मिला के डायरेक्शन बताना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कुल मिला के उसका यूनिट वेक्टर ही बता देना है। तो इनका मान लेते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट आर है। क्या है? रिजल्टेंट आर है। तो रिजल्टेंट आर कैसे निकलता है? आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो अब देखो, तो निकाल दो, सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है, और क्या। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर ए प्लस बी, यही नहीं लिखते थे रिजल्टेंट? तो ये क्या आ जाएगा? इनको दोनों को ऐड करो। अरे कंपोनेंट ऐड कर दो। नहीं, चलो एक स्टेप लिख देता हूं मैं। 4i
ये आया और प्लस 3i माइनस 5j और प्लस का k। ठीक, अब देखो तो कंपोनेंट कंपोनेंट ऐड करोगे x और i j j k तो क्या आ जाएगा 4i और 4j माइनस 5k माइनस j और माइनस 2k प्लस k माइनस k। ये आ गया इनका रिजल्टेंट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इनका रिजल्टेंट के एलोंग जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर बताना है। कुल मिला के इसी का यूनिट वेक्टर बताना है ना। तो ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर, वेक्टर r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रखता है, वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r, यही ना, यही लगता है यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला रखो 4i ये है माइनस j माइनस k अपॉन मॉड r क्या है अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। क्या करते हैं इनके कंपोनेंट जो है इनके उसी का तो स्क्वायर करते हैं। तो क्या आ जाएगा r यूनिट वेक्टर, ये आएगा 4i माइनस j माइनस k अपॉन 4 4 जा 16 और 1 17 1 18 और तो कुल मिला के 18 का स्क्वायर रूट 3 रूट 2 आ जाएगा। ये आ गया। इनको अलग अलग कर लो, नहीं है ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये है उसके अलोंग इसके पैरेलल, कुल मिला के डायरेक्शन एक पूछा था यूनिट वेक्टर है ना। ये आ गया आंसर। अगला चले, देखिए इसको अगला क्वेश्चन हो गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है अ वेक्टर x when added to the resultant of vector a and vector b gives a unit vector along y axis, find vector x। मतलब वेक्टर x के बारे में कुछ अता पता नहीं है, ये कोई वेक्टर है। ठीक, ये कह रहा है कि वेक्टर a दिया हुआ है 3 - 5 7 3 - 5j 7k, ये वेक्टर है। और वेक्टर b दे रखा है 2 4 - 3 2i 4j -3k। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि जब इस वेक्टर x को इन दोनों के रिजल्टेंट में ऐड किया जाता है, इन दोनों को रिजल्टेंट में ऐड किया जाता है तो जो भी वेक्टर आता है वो y एक्सिस के अलोंग वेक्टर आता है। बात समझ में? मतलब कुल मिला के अगर इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट r है, क्या है r वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इस वेक्टर को इन दोनों के रिजल्टेंट के साथ ऐड किया जाता है तो जो नया वाला रिजल्टेंट आता है वो y एक्सिस के अलोंग है। मतलब ऐसा, इन दोनों का रिजल्टेंट r है, इन दोनों का रिजल्टेंट r है, तो ये क्वेश्चन कर रहा है वेक्टर x प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू जो ये वेक्टर नया वाला आ रहा है वेक्टर r1 माना हो ना, ये किसके अलोंग है, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमको कह रहा है कि x की वैल्यू बतानी है कि ये वेक्टर x क्या है ये पता करो। बात समझ में आया? क्वेश्चन एक बार और समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन में ऐसे लिखा, इफ अ वेक्टर x इज एडेड to the resultant of vector a and vector b gives the vector along the y axis। मतलब जो भी देखो ये वेक्टर x है, इन दोनों का रिजल्टेंट r मान लिया, इन दोनों को जब ऐड किया जा रहा है तो जो भी वेक्टर नया वाला आ रहा मान ले रहे हैं r1 वेक्टर, ये कह रहा है y एक्सिस के अलोंग है। बात समझ में आया? आया नहीं आया? ठीक है, अब कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ कि वो आखिर वेक्टर x क्या है। सिंपल सा, तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर r तो निकल जाएगा ना। वेक्टर r क्या होगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, यही ना होता है रिजल्टेंट। लगाओ फॉर्मूला 3 2 5i -5 + 4 -j 7 - 3 4k। ठीक है, ये देखो 3 2 5 -5 + 4 -j 7 - 3 4 आएगा, प्लस में ही आएगा। ये आ गया रिजल्टेंट। अब ये कह रहा है कि जब x को वेक्टर r के साथ ऐड किया जाता है तो जो ये r1 वेक्टर है ये y एक्सिस के लॉन्ग है, और y एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर क्या होता है,
y एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर होता है, j J होता है है, ना। हाँ। इसका मतलब r1 जो वेक्टर है वो j है, ये है y एक्सिस के अलॉन्ग कहाँ है, क्वेश्चन का है, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या है, j है। अब हमको निकालना है x, ये देखो x निकालना, x यहीं रहने दो, r को उधर कर दो, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा j माइनस r वेक्टर, ठीक है। अब देखो इस वाले वेक्टर में i और k नहीं है तो ऐसे जोड़ दो, 0i प्लस j और प्लस 0k जोड़ दो, ये भी खुश हो जाए, हमारे पास भी i j आ गया, माइनस वेक्टर r, वेक्टर r अब ये भी निकला, कहाँ गया, कहाँ गया, ये है 5i माइनस j प्लस 4 का k, बात समझ में आया। अब घटा दो तो बताओ क्या आएगा, 0 माइनस 5 माइनस 5i, 1 माइनस 1, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 2j 2j और 0 माइनस 4 माइनस 4 यही आ गया वेक्टर x, और यही के बारे में पूछा ही था आंसर, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला चलो, ओके अब 2 क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, तुम अपने से करना, एक क्वेश्चन, एक 2 क्वेश्चन हम और इम्पोर्टेंट बता देते हैं इसमें जो भी है ना, लिखिए इसको, हटा रहे हैं, ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 क्या है, इसमें एग्जांपल नंबर 19 है ऐसा उड़ाना, ठीक। अब देखो ये दिया हुआ है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी दिया हुआ, फाइंड अ वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर बी एंड पैरेलल टू वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ 3 प्लस 4j, यस, उसमें कौन सा नंबर है, 3i प्लस 4j, 19 है, 19 ऐसे लोड़ा में, और उससे पहले वाला वो उसके पहले वाला 17 था, 18 छोड़ा हूँ, ठीक। और बी दिया 7 प्लस 24, ये दिया हुआ है वेक्टर ए वेक्टर बी दिया हुआ है, आवाज धीमी, आप हाँ आवाज धीमी सर, थोड़ा ज्यादा थी। ये वेक्टर ए हाँ। ये वेक्टर बी दिया हुआ है, हाँ। तो ये कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर, लिख लो क्योंकि इसी में बात है पूरी, फाइंड अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज बी, मतलब कि जो बी का मैग्नीट्यूड है उसका मैग्नीट्यूड भी वही है, एंड पैरेलल टू ए, बात समझ में आया, ए के पैरेलल। वैसे इसको बोला जाता है वो मैं भूल गया क्या टर्म है यार, चलो आएगा तो बताऊंगा, अभी याद नहीं आया, इसको बोला जाता है, देखो तो सिंपल सी बात, इसमें जो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि भाई वो वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और जिसका डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के बराबर हो। हम क्या काम करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड ले ले और ए का डायरेक्शन ले ले, केवल मैग्नीट्यूड नहीं और केवल डायरेक्शन, और किसी वेक्टर का केवल डायरेक्शन लेना हो तो क्या करेंगे, हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका डायरेक्शन ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड, दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, हो जाएगा वेक्टर, भाई मैग्नीट्यूड यही आएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वही आएगा जितना ये मैग्नीट्यूड है, केवल डायरेक्शन इसका मिल जाएगा, बात समझ में आ, तो यही निकालना है। प्रोजेक्शन बोलते हैं, अभी याद आया इसको, अभी नहीं प्रोजेक्शन, इसका मतलब जानते हो क्या है, सीधा सीधा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए है, बस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए है इसको, लेकिन अभी यहाँ प्रोजेक्शन की बात नहीं दिया, आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट पूछा, यही है कहने का यही मतलब हुआ, ठीक, इसको प्रोजेक्शन बोला जाता है। अब चलो तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो क्या होगा, अंडर रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आ जाएगा 25, देख लेना, ये आ जाएगा 7 7 49
और 24 का स्क्वायर 576, इन दोनों को ऐड करोगे 625, 625 का स्क्वायर रूट 25। ठीक है, ये आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए का वो निकालो, यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। बात समझ में आ? तो यूनिट इसका क्या आएगा 3i और प्लस 4j, ठीक है, अपान अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। इसका 5 आएगा, क्यों? क्योंकि 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये आ जाएगा 3i और प्लस 4j अपान 5। बात समझ में आ? ये यूनिट वेक्टर आ गया। ये क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/5 और उसके बाद 3i प्लस 4j। ये यूनिट वेक्टर आ गया किसका? ए का। अब हमको निकालना है वो वेक्टर जो बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, लेकिन डायरेक्शन ए का हो। तो डायरेक्शन तो ए का भी यूनिट वेक्टर उसका दे रहा है, मैग्नीट्यूड ये है, तो वो वेक्टर रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। आंसर रिक्वायर्ड वेक्टर 5 ही आएगा। वेक्टर मॉड इनटू ए यूनिट वेक्टर, मॉड बी इनटू ए यूनिट वेक्टर। तो मॉड बी क्या है 25, ए यूनिट वेक्टर क्या है 1/5 3i और प्लस 4j। ठीक है, 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 5 3i और प्लस 4j। हो गया, बहुत होगा तो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 15i प्लस 20j। ठीक है, ये आ गया। निकाल के देख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा। ठीक है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा, लेकिन डायरेक्शन इसका क्या है, ये ए के पैरेलल है। देख सकते हो 3 4, 3/4 का रेशियो है, इसमें भी 3/4 का रेशियो है। ठीक, डायरेक्शन सेम आएगा। ये आ गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन बर्ड वाला दिखा दूं, क्वेश्चन बहुत है। हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उस पर दिखा देता हूँ, जो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा पे। ये नोट किए क्वेश्चन, आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन इसमें 20 नंबर का है। ये कह रहा है अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 विद द ईस्टर्न लाइन। वाह, ईस्टर्न लाइन से 60 एंगल बना रहा है। ये है ईस्टर्न लाइन। क्वेश्चन नंबर इसमें कौन 20 है और यहाँ पे 5 नंबर एग्जाम्पल कर रहा है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि अ बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 विद द ईस्टर्न लाइन। मतलब कि बर्ड ऐसे उड़ रही है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। और कितना एंगल बनाई है एक्स एक्सिस से, ईस्ट से, ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस के अलावा 60 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक, चलो इसको भी खींच दो ऐसे। अच्छा, ये तो बर्ड का आ गया। दूसरी बात कह रहा है कि 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन, ओ सॉरी 20 था, ये 25 नहीं था, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड। अच्छा, इससे 60 बना रही है और इससे भी 60 बना रही है। अब सोच रहे होगे कि ये दोनों 60 60 190 होता है, तो ये कैसे 60 60 120 आ गया। नो, ये स्पेस में उड़ रही है। स्पेस में मतलब तीनों डायमेंशन के लॉन्ग है, ऐसा समझ सकते हो। ये स्पेस में है, स्पेस मतलब ऐसे तो बन सकता है 60 60। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। इस वेलोसिटी वेक्टर को जो v दिया हुआ है, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। रेक्टेंगुलर का मतलब v इज इक्वल, अब ये तीनों डायमेंशन दिखाना है ना, x y और z तीनों। तो इसके लिए क्या लिखे थे, अगर में 2 ही होता है। अरे यार, इनके कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, रेक्टेंगुलर दोनों नहीं, जेड कहाँ गया, तीनों डायमेंशन में ये मोशन कर रही है ना, स्पेस में बढ़ रही है। इसमें 3D v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, vx i x एंड y ही निकाले। हाँ, लेकिन ये भी आता है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ही सब है। वहाँ 2 डायमेंशन था, उसके बाद वो 3 डायमेंशन वाला लिखा है। और ये आ जाएगा vy j और प्लस vz k, यही ना इसके कंपोनेंट्स हो गए।
अच्छा वी एक्स क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस ये है, ईस्ट की तरफ एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसको बीटा मानते हैं, और जेड एक्सिस से भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लेते हैं गामा। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है तो गामा निकालना। क्यों? क्योंकि वी एक्स होता है वी कॉस अल्फा और वी वाई होता है वी कॉस बीटा और वी जेड वी कॉस गामा। बात समझ में आया? वेलोसिटी तीनों का दिया है, 20 मैग्नीट्यूड तो दिया है 20, लेकिन कॉस अल्फा कॉस बीटा तो पता है, कॉस गामा नहीं पता। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? अभी कौन रिलेशन बताया था? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यही वाला फॉर्मूला लगाओ। यार इसमें लिखा नहीं, पूछा क्या है? देखो इसमें वेक्टर v दिया हुआ है, ये कह रहा है कि एक बर्ड है, एक चिड़िया है, वो ईस्ट से 60 डिग्री एंगल बना के उड़ रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ईस्ट से 20 डिग्री का एंगल, और जबकि वर्टिकली अपवर्ड से ये 60 डिग्री, क्या मैं उल्टा बोल रहा हूँ मैं, दोनों से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमको कह रहा कि इसके सारे कंपोनेंट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, मतलब ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में, मतलब इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? ये होता है तीनों कंपोनेंट, ये होता है वी कॉस अल्फा वी कॉस बीटा वी कॉस गामा। अल्फा बीटा तो पता है एक्स और वाई एक्सिस से, गामा नहीं पता, तो गामा इस फॉर्मूले से निकालेंगे। चलो रखो, कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा 60 दिया हुआ है, और cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अच्छा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, यहाँ पे भी 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 1/4 प्लस 1/4 2/4, 1/2 1/2 इधर चला गया, तो क्या आएगा? cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/2 स्क्वायर है, स्क्वायर रूट हो जाएगा, उधर जाएगा 1/√2, 1/√2। तो cos कितने की वैल्यू 1/√2 होती है? 45 की। इसका मतलब गामा की वैल्यू 45 आ गई। अब यहाँ पे रख दो वी एक्स वी वाई की वैल्यू। चलो v कितना है? 20, और cos 60 रखोगे, cos 60 की वैल्यू 1/2, 20 इंटू 1/2 करोगे तो ये 10 आ जाएगा। क्या हुआ? 20 cos 60। अरे ये 20 दिया है cos 60, अब ऐसे इधर v की वैल्यू 20, ये भी तो 60 बना रहा है, बीटा भी 60 है, तो ये भी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 20 और cos गामा cos 45, और cos 45 की वैल्यू 1/√2, रेशनलाइज करोगे तो आएगा 10√2 इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो वेक्टर आ जाएगा ये क्या आया? 10i प्लस 10j और प्लस 10√2 के हो गया। यही कहा था, ठीक है, यही कहा था। ठीक।